कहते हैं कि आगे किसी भी क्षेत्र में जो है वो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, किसी भी क्षेत्र में जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेना जो है, उनसे वार्तालाप कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जितने रोचक हिमाचल के चुनाव हैं तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट से हम संपर्क कर रहे हैं। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार गौतम जी, एकदम बढ़िया हूं मैं, आप सुनाएं? एकदम फिट फाइन सर, क्योंकि अभी के चुनाव इतने दिलचस्प चल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को मजबूत टक्कर दे रही हैं, तो इंपॉर्टेंट दिन है और एक्साइटमेंट जो है वो पूरे हिमाचल के साथ साथ हमारा भी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या लग रहा है संदीप जी, क्या स्थिति अंत में जो है वो निकलकर सामने आने वाली है? देखिए गौतम जी, मैं आपको बताऊं, जो हमारा राजनीतिक विश्लेषण है वो ये है, इन तीनों स्टेट्स में जो चुनाव थे, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, हिमाचल की बात कीजिए, हमें लग रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी और ऐसा हुआ। और गुजरात की भी तस्वीर साफ थी कि बीजेपी वहां पे रिपीट करेगी। लेकिन जो हिमाचल का मामला है, हिमाचल में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें, पुरानी हिस्ट्री हिमाचल की जानने की कोशिश करें, तो उसमें लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में हिमाचल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी ने इन चीजों को अभी ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा हिमाचल के अंदर भी बीजेपी ने अपनी सरकार दोबारा बना ली थी, उत्तराखंड के अंदर आपने देखा बीजेपी ने अपनी सरकार फिर से बना ली थी। और हिमाचल के अंदर अभी के जो रुझान है, बहुत नजदीकी मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, नेट टू नेट फाइट आप इसको कह सकते हैं, तो पलटा किसी तरफ भी झुक सकता है। लेकिन आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो फिर मैं वही बात कहूंगा, आंकड़ों के आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार, अभी आपने पीछे कहा था कि कांग्रेस को आना चाहिए या आ सकती है, दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। आना चाहिए, क्या जनता नाराज है इस वजह से आना चाहिए, बीजेपी से जनता नाराज है, या आ सकती है कि कोई भी दांव खेल सकता है? देखिए, दांव खेलने का ये है कि अगर सीटें बराबर रह जाती हैं या एक आधी सीट का मार्जिन रह जाता है, जी। तो ऐसे में सरकार बनाने का जो समीकरण है वो सब जो निर्दलीय लोग हैं, जो अदर्स है, उनके हाथ में चला जाता है। तो ऐसे में उनके साथ किसकी सेटिंग अच्छे से हो जाती है, आप उसको खरीद फरोख्त का नाम भी दे सकते हैं, या उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब उनके हाथ में चीजें चली जाती हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कांग्रेस की सरकार बनवानी है, हमें कांग्रेस के साथ जाने में फायदा है, या हमें बीजेपी की सरकार बनवानी है, हमें बीजेपी के साथ जाने में फायदा है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति जो है वो अंत में आ सकती है कि निर्दलीय जो है वो गेम चेंजर की सिचुएशन में आ जाए? क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स थे वो ये दिखा रहे थे या तो बीजेपी जीत रही है या फिर कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट गेम चेंजर की भूमिका में कैसे आपको लगता है कि आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके की अभी बहुत नजदीकी फाइट चल रही है, उस फाइट को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि चीजें बहुत नजदीक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी 32-33 पे चल रहे थे, 3 अदर से आगे चल रही थी। तो अभी डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरीके की आती है, किस तरीके की फिगर हमें देखने को मिलती है। अगर फिगर के अंदर डिफरेंस रहता है काफी, तो चीजें अदर्स के हाथ में नहीं जाएंगी, अदरवाइज अदर्स के हाथ में जा सकती है। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी के रहे हों चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, जो नाराज हुए और नाराज होकर वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए, जिनकी धरातल पर अपनी एक मजबूत पकड़ रही है। तो क्या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर कुछ ऐसा जैसे सोशल मीडिया पे लगातार कहा जाता है कि भाई नाराज होकर घर से गए हैं, वापस तो घर में ही आएंगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि नाराज लोगों को एन वक्त पर मना लिया जाए, और इसकी कोशिश उन्होंने दिल्ली में भी की थी। आपने देखा होगा कि उन्होंने आगे तक कहते रहे कि मेयर हमारा होगा, मेयर हमारा होगा। इसी तरीके से आप जानते हैं बीजेपी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपनी सरकार बना ली थी, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भी अपनी सरकार बना ली थी, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो बीजेपी आखिर तक हिम्मत नहीं हारती, एनी हाउ उन्हें जो भी कुछ करना पड़ता है वो करते हैं। तो अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी, मुझे लगता है 12 बजे के बाद तक क्लियर हो जाएंगी चीजें, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि सरकार बीजेपी बना रही है या सरकार कांग्रेस बना रही है। यानी कि चुनाव में भी साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, लेकिन सरकार बने। मुद्दों की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अहम जो है वो मुद्दे रहे, चाहे ओपीएस रहा हो, बागवानी, किसानों का मुद्दा रहा हो, पेपर लीक मामला, महंगाई, तमाम स्वास्थ्य, सड़कें, ये तमाम मुद्दे आपको क्या लगता है कि सर कितना इंपैक्टफुल रहे इन चुनावों में, या फिर सिर्फ फेस की राजनीति मोदी आए तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहा? देखिए, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, महंगाई एक राजनीतिक मुद्दा होता
होता है, शिक्षा की बात की जाती है, चिकित्सा की बात की जाती है, लेकिन वही ढाक की 3 बात की कहावत है, चौथा लगे ना पांचवें की आग। ये चीजें आज से नहीं है, जब से भारतीय राजनीति चल रही है, 5 साल में चुनाव आते हैं, यही मुद्दे हमें सुनने को मिलते हैं। आज तक ना शिक्षा आ पाई, ना चिकित्सा आ पाई, उस लेवल की जिस लेवल की बात की जाती है। तो ये केवल मुद्दे के आधार पर नहीं, और जब आप देखिए टिकट वितरण होता है, टिकट वितरण यहाँ पे जाति के आधार। तो यानी कि मुद्दे जो हैं वो राजनीति में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं और जिनके आधार पर हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। तो मुद्दे एक तरफ जहां बीजेपी है, जब हमारी बीजेपी से बात हुई, बीजेपी के सदस्य से बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि ओपीएस ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहेगा। वहीं कांग्रेस उसको एक गेम चेंजर मुद्दा जो है वो मानकर आगे बढ़ी। तो आपको लगता है कि ओपीएस जो है वो एक गेम चेंजर मुद्दा रहा इस बार? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि गेम चेंज होता है, इन्हीं तरीके के मुद्दों से गेम चेंज होता है। और जिस तरीके से आपने पिछला चुनाव देखा था, प्रेम कुमार धूमल जी को चेहरा बनाकर हिमाचल का चुनाव लड़ा गया था और उनको बाद में साइडलाइन कर दिया गया और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई, सरकार भी बनी, सब कुछ हुआ। तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। इस चुनाव में भी वो चीजें देखने को मिलेंगी कि किस नेता का क्या रोल रहता है, क्या मुख्यमंत्री से लोग नाराज हैं या लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं, या जिस तरीके के काम में सरकारों ने किए उनसे लोग नाराज है या खुश है। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और चूंकि छोटा स्टेट है, फाइट हमेशा से जबरदस्त होती है, नेट टू नेट होती है, और आखिर में जाके पता चलता है। कभी भी बहुत बड़े मार्जिन से हार जीत यहाँ पे नहीं होती है। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तमाम चीजों के दावपेच आप जानते हैं, हर पहलू पर आपकी नजर रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, तो खास करके अब हिमाचल की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार हिमाचल में रैलियां करते रहे, जोर शोर से जो है वो सामने आते रहे। अब कांग्रेस ये आरोप अभी तक लगाती है कि भाई ये बैलेंस चुनाव नहीं रहा, इसमें मुकाबले का टक्कर नहीं रहा, कि आप एक प्रधानमंत्री को जो है वो राज्य के चुनाव में उतार रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई मोदी जी को राजनीतिक चुनाव में नहीं उतारता है। मोदी जी खुद पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के मैदान में उतरते हैं, और इसी वजह से उनके कार्यकर्ताओं में, उनके संगठन में एक बूस्ट आ जाता है। आप देखिए, जहाँ भी मोदी जी की रैली होती है वहाँ पे लोगों का उत्साह अपने चरम पर होता है। वो जब मोदी मोदी के नारे लगाने स्टार्ट करते हैं तो पूरा पंडाल किस तरीके के नारों से, आवाज से गूंजने लगता है। और इसी काम को करने के लिए मोदी जी वहाँ पे पहुंचते हैं, और इस चीज का मोदी जी को और उनके संगठन को, उनकी पार्टी को फायदा भी मिलता है। तो कांग्रेस तो ये कहती है कि भाई ये तो बहुत गलत बात है कि आप प्रधानमंत्री को लेकर आते हो, मुकाबला तो समान होना चाहिए, इक्वल लेवल पर मुकाबला होना चाहिए, आप तो प्रधानमंत्री को ला रहे हो। देखिए, उनके पास आज एक ऐसा चेहरा है। कभी कांग्रेस भी ऐसी पार्टी थी जब कांग्रेस के पास श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे लोग थे, तो इंदिरा की जिधर से निकल जाती थी उधर सरकारें बन जाती थी, उनके देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। आज उस तरीके का नेता बीजेपी के पास है, और वो खुद प्रतिनिधित्व कर रहा है और खुद अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कोई भी राजनीति में अपॉर्चुनिटी और मौका नहीं छोड़ता है। तो ये गलत नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर हिमाचल की सत्ता में आते हैं, सत्ता कहा जाए या राज्य में आते हैं और प्रचार उन्होंने किया, तो इसमें कोई खामी या कुछ गलत नहीं है, कोई बैलेंस अनबैलेंस वाली बात नहीं है आपके हिसाब से? नहीं गौतम जी, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि मोदी जी भी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ने काम किया तो वो मुख्यमंत्री बना और प्रधानमंत्री बना, लेकिन कार्यकर्ता ही रहता है, क्योंकि ये पोस्ट 5 साल के लिए होती है। 5 साल के बाद चीजें चली जाती हैं, बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री का पार्ट जो है एक लिमिट है उस चीज की, तो उसके बाद उन्हें फिर भी जनता के बीच में रहना है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में रहना है। शुक्रिया संदीप जी, तमाम जानकारी के लिए। वक्त वक्त पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर क्षेत्र में, और चुनाव के क्षेत्र में तो खास करके।